आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा आंदोलन है। जितने हिंदुस्तान में ईपीएफओ ऑफिसेस है उन सब पर आज पूरे वृद्ध पेंशनर्स ईपीएस 95 के जमा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जितने डीएम ऑफिस है सब में मोर्चे निकाल कर लोग वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हमारा काम आचार संहिता से पहले हो जाए, जो कि हमें यकीन है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने अभी बैंक कर्मचारियों के 17% पेमेंट बढ़ा दिए। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कम महाराष्ट्र के 15% पेमेंट बढ़ा के 15 जो भी उनको अलाउंसेस मिलते थे वो दुगने हो गए हैं। तो आप सबको दे रहे हो, जिनका हक बनता है नहीं बनता हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अपने हक का पैसा है और हम अपने पैसे से अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं। ये मांग हमारी आने वाले 2-4 दिन में आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो, इस मंशा से हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। और इसी मंशा से पूरे हिंदुस्तान में आज भारत का वृद्ध नागरिक आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे खड़ा है। हमारे साथ है, सब आगे बढ़ो, हमारे साथ है, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। एक और बात हम आपको बता दें, जो कमांडर साहब से छूट गई, उन्होंने मुझसे इशारा करके कहा कि आप कहिए। 1 या 2 दिन के अंदर अगर हमें कोई शुभ संदेश नहीं मिलता है तो 14 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर फिर से हमारा 1 दिन का विशाल धरना प्रदर्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों और कलेक्ट्रेट ऑफिसों पर, डीएम ऑफिसेस पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाना था। उसी आंदोलन की अपडेट, उसी आंदोलन की रिपोर्ट आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर दिल्ली के हेड ऑफिस यानी कि दिल्ली के हेड ईपीएफओ ऑफिस पर कमांडर अशोक रावत एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। साथ ही मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अपने सवाल और अपनी मांग भी यहां पर जो है सरकार तक पहुंचाई। कमांडर अशोक रावत ने कहा कि आज देश भर के सभी ईपीएफओ ऑफिसों, डीएम ऑफिसेस पर ईपीएस 95 पेंशन धारक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आचार संहिता लगने से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग यहां पर जो है पूरी की जाए। साथ ही एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आज 11/3/2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्री जी के नाम यहां पर जो है ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने 75 लाख से अधिक औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र और मीडिया के कर्मचारियों के लिए जो कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए यहां पर पेंशन वृद्धि की मांग की। उन्होंने बताया कि इन सभी कर्मचारियों ने 417, 541, 1250 रुपए प्रति माह यहां पर जो है फंड में जमा करवाए हैं, लेकिन इन्हें औसतन 1171 रुपए ही पेंशन मिल रही है। यह पेंशन राशि इतनी कम है कि इसमें पति पत्नी का जीवन यापन करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत अल्प पेंशन राशि का फार्मूला के अनुसार तय की जाती है, जो कि महंगाई भत्ते के अंतर्गत नहीं आती, जिससे भी पेंशन धारकों को पेंशन कम मिल रही है। 2021 के बाद वार्षिक राहत खत्म कर दी गई है। दिनांक 25/9/2008 से पेंशनर्स को दी जाने वाली पूंजी की वापसी का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है, जिससे कम्युटेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। जबकि जब यह बनी थी तब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वचन दिया था कि ईपीएस 95 स्कीम पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी पेंशन योजना से 10% अधिक बेहतर होगी। इस संवेदनशील विषय को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी था। राज्यसभा के पिटीशन 147 के अनुसार कोश्यारी समिति का गठन भी किया गया था। कोश्यारी समिति ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग भी यहां पर उठाई थी और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने के लिए भी कहा गया था। यह भी सादर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए किया गया। तो माननीय महोदय जी को शायद यह नहीं पता है कि उन्होंने तुरंत श्रम मंत्रालय को एक बड़ा पराक्रम दिखाया व अच्छे भविष्य का स्वप्न दिखाकर निम्नलिखित बदलाव 1/9/2014 को लागू किए, जिससे कि वर्तमान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ पर कमी आई। पहला तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की गणना जो 2014 के पहले यहाँ पर 12 महीने
महीने के औसत वेतन पर होती थी उसे 60 महीने के औसत वेतन पर की गई, जिससे कि पेंशन धारकों की पेंशन में 30 से 35% की कमी आई। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। दिनांक 1/9/2014 से भर्ती हुए कर्मचारियों को 15,000 रुपए से ज्यादा व उससे EPS 95 पेंशन से बाहर कर दिया गया। माननीय महोदय जी, वास्तविकता यह है कि अल्प कम पेंशन व मेडिकल सुविधा के अभाव में 8 वर्षों से अखंडित संघर्ष के कारण वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स प्रतिदिन 200 से 250 यहाँ पर जो है मरते जा रहे हैं। अब पेंशनर्स की स्पष्ट धारणा बन गई है कि मौतों का कारण EPFO की क्रूर व्यवस्था है। इसलिए EPS 95 पेंशन धारकों की वृद्ध जनों को देखते हुए, इनकी मृत्यु दर को देखते हुए EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किए जाए, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। 4/10/2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, 4/11/2022 के निर्णय को यथावत लागू किया जाए और 1/9/2014 के पूर्व व बाद के सभी पेंशनर्स को उच्च पेंशन, हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। सभी पेंशन धारक, उनकी पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाए। जिन पेंशन धारकों को योजना में शामिल नहीं किया है उन्हें या तो योजना में शामिल किया जाए या कम से कम 5,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाए। इस तरह का आग्रह भी यहाँ पर जो है सरकार से आज यहाँ पर किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्री जी के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही इन ज्ञापन की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, माननीय श्रम सचिव भारत सरकार सुश्री नीलम समी राव, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त EPFO नई दिल्ली, सभी CBT के मेंबर व सभी सांसदों और विधायकों को भी यहाँ पर भेजा गया है। आपको अपडेट दे दें कि देश के सभी EPFO कार्यालयों और DMA ऑफिसों पर जहाँ धरना प्रदर्शन होने हैं उसमें रायपुर, गोरखपुर, नीमच, मथुरा, प्रयागराज और EPFO ऑफिस दिल्ली तक की यहाँ पर जो है खबरें हम तक पहुँची है। हम देश भर के 75 लाख गैर सरकारी EPS 95 पेंशनर हैं। हम 2 बार प्रधानमंत्री जी से, कई बार श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी से मिल चुके हैं। सभी लोगों ने हमारे को आश्वासन तो बहुत दिए हैं, लेकिन अभी तक हम न्याय से वंचित हैं। हमने नौकरी के दौरान अंशदान करके पेंशन फंड में पैसा जमा कराया और वह अंशदान 83 करोड़ रुपए से आज की तारीख में 9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसका सालाना ब्याज लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। हमारी 4 सूत्री मांगे 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन प्लस दिए और पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। ये सिर्फ इस ब्याज के पैसे से पूरी हो सकती है। मूल पूंजी तो भारत सरकार के पास ऐसे ही बनी रहने वाली है। हम पिछले 7 वर्षों से विभिन्न तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भिक्षावृत्ति पोस्ट कार्ड अभियान, सामूहिक उपवास और ज्ञापन पे ज्ञापन देकर सांसद मंत्रियों को सबको अवगत करा रहे हैं और सभी हमारी मांगों से सहमत हैं। लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी मोदी जी कह रहे हैं देश भर में मोदी की गारंटी, लेकिन ये 75 लाख पेंशनरों को मोदी जी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर रहे हैं। हम उनको यही याद दिलाने के आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अब 2 बार आप द्वारा दिया गया वचन पूरा कीजिए, अपनी गारंटी पूरी कीजिए और इन पीड़ित 75 लाख पेंशनर परिवारों को न्याय दीजिए। जय हिंद। संघर्ष करो, हमारे साथ हमने वहाँ पर EPFO आंदोलन, भिकाजी कामा प्लेस में आंदोलन किया। उसके बाद जो अभी यहाँ पे नई बिल्डिंग में लोग शिफ्ट हुए, कुछ अफसर्स यहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे CPFC मैडम से मिलने के लिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पर आने के बाद हम 2 एडिशनल CPFC के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक हमारे आदरणीय अपराजिता जग्गी जी और एडिशनल CPFC आदरणीय चंद्रमौली जी, दोनों के साथ हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई और मीटिंग में विस्तार से सारे प्रपोजल पे ध्यान उनका आकर्षित करते हुए हमने ये कहा कि EPFO अपनी तरफ से कुछ बात करें और कहें कि हम इतना दे सकते हैं, उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ डालेगी। पिछले हफ्ते हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, मैं था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, महासचिव जी, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुगुणा जी थे। हम लोग एडिशनल CPFC जी से मिले थे, तो सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, PV सोमनाथन जी से। उन्होंने भी ये कहा था कुछ अगर CPFC कर सकते हैं तो कुछ हम लोग करेंगे और फाइनली होना ये पॉलिटिकल डिसीजन है और उसी की तरफ हम सबकी निगाहें हैं। आज 11 तारीख है, 14 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं और बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है,
अभी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए किया है, महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी कुछ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा भी मुद्दा इस इलेक्शन से पहले और आचार संहिता लगने से पहले सॉल्व हो, और इसी के विषय में हमने काफ़ी देर तक बात की है। इसके अलावा भी जैसा कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि देश के सभी ईपीएफओ ऑफिसों पर, डीएम ऑफिसों पर आज यहां पर धरना प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से कोई कड़ा निर्णय अभी तक भी नहीं लिया गया है, लेकिन जैसे ही जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा उसको हम आपको एम्प्लॉय खबर के माध्यम से आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि आज के इस आंदोलन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ जो है आंदोलन हुए, इसके अपडेट आप तक पहुँचाने थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।